बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ताहिर डेंसा और आप देख रहे हैं STTV। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पॉलिसी रेट अनाउंस किए, 125 बेसिस पॉइंट रेज करके हाईएस्ट एवर 15% पे सूद देना पड़ेगा। ताहम उन्होंने कहा है कि अगर एक्सपोर्ट्स के लिए आपने कोई पैसा लेना है तो उस पर उन्होंने तकरीबन 5% कम रखा है, तकरीबन 500 बेसिस पॉइंट वो उसके साथ ट्रेल करता रहेगा अलग से रखने के लिए। और लेकिन बल्क जो कर्ज़ों का है वो हमने देखा है इंडस्ट्री वो लॉन्ग टर्म है, जो कि महंगा हो जाएगा करने के लिए। और जो परचेजेज हैं उसके अलावा एक चीज़ और बड़ी अमेजिंग है, वो फॉर द फर्स्ट टाइम, मुझे तो नहीं याद पड़ता कि मैंने पहले कभी ये देखा हो। मैं भी कोई 25-30 साल से यही धंधा करता हुआ आ रहा हूँ और इकोनॉमिक साइड पे, कि रूरल इन्फ्लेशन 13.5% है और अर्बन इन्फ्लेशन जो है वो 11.5% है। इसका मतलब ये हुआ कि एक तो ब्रॉड बेस है और दूसरा इसका मतलब ये हुआ कि जो भी सब्सिडीज़ ख़त्म उन्होंने की हैं उसका ब्लो बैक जो है वो दैट इज़ रीचिंग डाउन टू द बॉटम। इस पे बात करते हैं कि आगे ये किस तरह चलेगा और इसका क्या असरात हो सकते हैं। एक दफ़ा फिर हमने अपने साथ दावत दी है डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलहरी को। डॉक्टर वेरी वार्म वेलकम। आप क्या कहते हैं इस बारे में, फिर थोड़ी सी और गुफ्तगू करते हैं। देखिए ताहिर, पूरी दुनिया इस वक्त इन्फ्लेशन की जद में है और उसमें आप तमाम सेंट्रल बैंक्स को देख लें, उनके पास जो एक लास्ट टूल होता है इन्फ्लेशन को रोकने का, वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना होता है। इन स्टेट बैंक के पास दो ही ऑप्शन होती हैं पाकिस्तान में, अगर हम पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में देखें, कि या रुपया जो है उसको डेप्रिशिएट होने दे, जितनी डिमांड बढ़ रही है बढ़ती जाए, और चूँकि इम्पोर्ट लेट डिमांड है, आपकी इम्पोर्ट्स बढ़ती जाएँ, जिसके लिए कि आप फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स अपना उसमें झोंकते जाएँ, जो कि रुपये की वैल्यू को कम करेगा, या वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा दें। जो उसका मसला आएगा वो ये है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से भी जो डिमांड है वो कम नहीं होगी, कम से कम एनर्जी की और फूड की, क्योंकि एनर्जी की तो कम हुई है लेकिन वो 12% इज अ लॉट। थ्रेशोल्ड है, उससे ज़्यादा वो नीचे नहीं जाएगी। आपको एक मिनिमम एनर्जी बहरहाल चाहिए, रिक्वायर्ड है। इसी तरह से फूड आइटम्स हैं, अल्टरनेटिव तो देखा जा सकता है लोगों को, और ये वजह है कि दही इलाकों में आपने देखा कि वहाँ पे इन्फ्लेशन इस वक्त ज़्यादा है। अमेजिंग है। हाँ, चूँकि वहाँ पे जो वैरायटी ऑफ फूड है वो कम है, आपके पास अल्टरनेटिव जो है वो कम होते हैं। लोगों ने अपनी गंदम जो थी वो सस्ते दामों बेची, महंगे दामों और खरीद वही रहे। गंदम जो है, वही आटा और वही गंदम जो है वो महंगे दामों मार्केट में बिक रही है। लोग जो हैं वो अपना दूध जो है वो जो मिल्क कलेक्टिंग कंपनीज हैं जो कि पास्चराइज्ड मिल्क बेचती हैं या शहरों में जो आता है उनको सस्ते दामों बेचते हैं, पर वही दूध उनको दुगनी कीमत पे अपने घर के कंजम्पशन के लिए लेना पड़ता है। तो ये एक फिनोमेनन जो है वो तो चल रहा है। जो एक असल इशू है वो ये है कि गवर्नर स्टेट बैंक ने कल एक और बात की। उन्होंने कहा कि उनको लग रहा है कि ये पूरा साल में इन्फ्लेशन इसी तरह से रहेगी, 20% तक, 18 से 20% तक जाएगी। विच मीन कि अगर आप ये कॉमन विजडम को फॉलो करेंगे तो ये आपकी जो शरह सूद है ये मजीद बढ़ेगी। तो ये 15 से बढ़ के क्या जो उसको ट्रेल करती जाएगी उस इन्फ्लेशन 18 तक, 18 तक। और अगर वहाँ पे जाती है तो फिर कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो अच्छा ये बताएं कि कॉमन लॉजिक है, मैं बड़ा इस पे सोचता रहा हूँ लेकिन मुझे समझ नहीं आई। IMF के साथ एग्रीमेंट नहीं हो रहा, लेट है, जिसकी वजह से रुपी जो है फ्री फॉल में तो ना भी हो बट साइजेबल उसकी डेप्रिसिएशन हो रही है, विच इज़ सब्सटेंशियल डेप्रिसिएशन हो रही है रुपए की। और क्योंकि रुपए की डेप्रिसिएशन हो रही है इसलिए एनर्जी की इंपोर्ट्स जो हैं वो महंगी होती जा रही हैं, महंगी होती जा रही हैं। और उसी महंगी इंपोर्ट्स और जो सब्सिडीज़ ख़त्म कर रहे हैं गुज़िश्ता माह की, उसके ब्लो बैक के तौर पे इन्फ्लेशन हो रही है, जो कि हमें पता है सबको। तो कंट्रोल करने वाला जो मामला है वो तो IMF के साथ एग्रीमेंट करने वाला मामला है कि फटाफट करें, ना कि इंटरेस्ट रेट। देखिए IMF के साथ मामला तय होने से सिर्फ एक चीज़ आएगी, वो ये होगा कि आपके जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो थोड़े से स्टेबल हो जाएंगे। जो रुपया भी रुक जाएगा ना रुपये गिरना। की वैल्यू है वो एक जगह पे ठहर जाएगी, वो वापस तो नहीं जाएगी लेकिन एक जगह पे ठहर जाएगी। जाहिर है कि IMF के लिए जो भी प्रायर कंडीशन मीट की जा रही हैं, जो भी क्वांटिटेटिव टारगेट और जो परफॉर्मेंस क्राइटेरिया है जिनको हुकूमत मीट करने की कोशिश कर रही है, उसके नतीजे में
चीज़ों की कीमतें, स्पेशली एनर्जी की कीमतें जो हैं वो बहुत बढ़ेंगी। IMF ये क्वेश्चन तो देता है कि आप सोशल सेफ्टी नेट्स को मजबूत कर लें, लेकिन IMF ये क्वेश्चन नहीं देगा कि आप चीज़ों की कीमतें जो हैं उनको ना बढ़ाएं। जो कास्ट है वो तो आपको रिकवर करना होगी। उसके अलावा IMF की 2-3 ऐसी चीज़ें हैं जो स्ट्रक्चरल बेंचमार्क, जो कि पिछले रिव्यू में पूरे नहीं हुए थे और अब वो एक प्रायर एक्शन बन गए हैं। उसमें जो एसेट्स अपने जो हैं वो डिक्लेयर करना अब लाजम हो जाएगा सिविल सर्वेंट्स के लिए, ग्रेड 17 से ग्रेड 22 तक। जो भी इलेक्टेड और अनइलेक्टेड मेंबर्स हैं कैबिनेट के, उनके लिए एसेट्स डिक्लेयर करना लाजमी हो जाएगा। कोई भी ऐसा कंपनी जो गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट लेती है 5 करोड़ से ऊपर का, 50 मिलियन से ऊपर वो का, पेपरा पे आए, उसको अपना, उसका जो बेनिफिशियरी है उनकी सारी इंफॉर्मेशन डालना होगी पेपरा की वेबसाइट पे। इसी तरह से ओगरा की इंडिपेंडेंस जो है वो भी बिल आप देखेंगे कि पार्लियामेंट में आएगा कि ओगरा को इंडिपेंडेंट कर दिया जाए, विच मीन के जैसे अभी नेपरा जो है वो बिजली के टैरिफ मुतय्यन कर सकता है, ओगरा अपनी मर्जी से गैस और पेट्रोल के वो उन्होंने कल किए हैं 235% कुछ रेट्स जो है वो बढ़ाएगा। उसके लिए जरूरी नहीं कि वज़ीर आज़म के पास जाया जाए। इस तरह की चीजें, तो इन्फ्लेशन तो ये सारा साल रहेगी। ये तो खैर छपा भी है, हम डिस्कस भी कर रहे हैं। थोड़ा सा हिस्ट्री को कैचअप करते हैं एक आध मिनट में देखने के लिए। मुझे याद है जबकि मैं अपने कैरियर के स्टार्ट में रिपोर्टिंग IMF वाली साइड पे और इकोनॉमिक साइड पे कर रहा था, तो उस वक़्त IMF के वो पॉल शेब्रेयर और अब्बास मीराखोर वगैरह, ये 2 बड़े मशहूर नाम होते थे। और IMF इतना ज़्यादा वो आया करता था, पॉल शेब्रेयर, कि उससे यहाँ पे लोगों ने पॉल छाबड़ी वाला भी वो लोग कहा करते, पॉल शेब्रेयर से उसके नाम से करके। तो जो चलती थी उस वक़्त नैरेटिव चलता था, वो चलता था ESAF, एनहांस स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट फैसिलिटी, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट फैसिलिटी SAF SF, और फिर एनहांस स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट फैसिलिटीज। तो उस वक्त ये कहा जाता था कि जो गवर्नमेंट के, फेडरल गवर्नमेंट, क्योंकि 18th अमेंडमेंट नहीं थी, गवर्नमेंट के जो स्ट्रक्चर हैं वो दुरुस्त करने हैं और वो कर रहे थे। उसी वक्त ये होल्डिंग कंपनी भी बनी पावर वालों की, जो जिसमें पैसे पूल किए गए सर्कुलर डेट के। उसके बाद पावर्टी शुरू हो गई। वो एक साहब इंडिया से आए, सेन साहब, उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला। उन्होंने कहा कि पावर्टी बड़ा ये एक मसला है जिसकी वजह से आगे नहीं चलता। तो एकदम नोमेनक्लेचर चेंज हुआ और वो हुआ पावर्टी रिडक्शन एंड ग्रोथ फैसिलिटी, यानी कि पावर्टी को ख़त्म करना और ग्रोथ को एकदम स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट से फोकस जो है IMF का ख़त्म हो गया और हमारे पास फैसिलिटी रही। पहले वो था, फिर एक दफ़ा दोबारा स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट के ऊपर पूरा राउंड कंप्लीट करके आ गए हैं। और इस दफ़ा सिर्फ पावर्टी नहीं है, इस दफ़ा इनइक्वालिटी भी जो है क्रिएट हो रही है और बड़ी ज़्यादा हो रही है क्रिएट इनइक्वालिटी। तो IMF से कम से कम किसी को तो बात करनी चाहिए इस बारे में। देखिए ताहिर, आपका जो सवाल है ये वाकई बड़ा इम्पोर्टेंट है, और लेकिन उसमें हमें ये भी देखना है इसके जो एवोल्यूशन हो रही है IMF प्रोग्राम्स की। जो तनकीद है वो तो बहुत आसान है और वो मैं भी समझता हूँ कि कुछ हद तक जायज़ है कि वन साइज़ कांट फिट ऑल। तो आप एक ढांचा नहीं बना सकते कि कोई भी मुल्क हो, खा वो पाकिस्तान है, वो श्रीलंका है, वो बांग्लादेश है, वो चिले है, सबकी एक जैसी रिक्वायरमेंट होंगी और आप बस ये कर लें और आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। तो IMF जो है वो इस तनकीद के बाद आपको नज़र आएगा कि वो आहिस्ता आहिस्ता सीख रहा है। तो किसी ज़माने में वो बहुत ही रिजिड किस्म का एक फ्रेमवर्क लेके आ जाते थे और सारे मुल्कों के लिए वही होता था। अब वो थोड़ा सा उसमें पार्टिसिपेशन का एलिमेंट आ गया है। गो के अक्सर डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उनके पास कैपेसिटी नहीं होती और अल्टीमेटली वो वर्ल्ड बैंक या IMF के कंसल्टेंट ही उनके लिए वो जो एक होम ग्रोन सोल्यूशन जिसको कहा जाता है वो तैयार करके देते हैं। लेकिन कम से कम अब वो होम ग्रोन सोल्यूशन जो है वो दे रहे होते हैं। पाकिस्तान जो है वो जो इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल जो मेमोरेंडम जो है वो जो साइन करेगा पॉलिसीज़ का, तो वो काफ़ी हद तक उसमें पाकिस्तान का इनपुट जो है वो होता है। अब जो एक चीज़ आप देखेंगे IMF के प्रोग्राम्स में जो कि पहले आपको नहीं मिलती थी, अब उसमें क्लाइमेट चेंज बहुत वाज़े होकर सामने आता है। तो आप उसके प्रोग्राम को उठा के देखें तो उसमें जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है और ग्रीन फाइनेंसिंग, ग्रीन रिकवरी, क्लाइमेट फाइनेंसिंग, उसकी बात जो की जा रही होती है। उस पे SDGs जो है, SDGs के बारे में कहा जा रहा होता है और हमारा एक स्ट्रक्चरल बेंचमार्क भी था कि SDGs के लिए पाकिस्तान कितनी एलोकेशन करेगा। गो कि वो SDGs के लिए जो फेडरल बजट की जो एलोकेशन है वो MNAs को दी जाती है कि वो अपने हल्के में तरक्याती काम करवा लें,
सियासी इस्तेमाल होता है उनका, लेकिन बहरहाल ये होता है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इवॉल्व हो रहा है, चूँकि आपके प्रॉब्लम्स इवॉल्व हो रहे हैं, मुआशी मसाइल जो हैं वो दुनिया में इवॉल्व हो रहे हैं, तो IMF उसके साथ साथ थोड़ा सा रेलेवेंट रहने की कोशिश करता है और वो इवॉल्व हो रहा है। लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि वो जो भी कह रहे हैं वो 100% वो ठीक हो, और उसका ये भी मतलब नहीं कि वो जो कह रहे हैं वो 100% गलत है। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि ब्रिटन वुड इंस्टीट्यूशन जब ये बनाए गए तो उस वक़्त ये था कि जो ट्रेड है वो कम से कम सफ़र ना करे किसी एंटिटी के डिफ़ॉल्ट कर जाने की वजह से, तो उस डिफ़ॉल्ट को रोका जाए ताकि यूएस की ट्रेड जो है वो सफ़र ना करे किसी जगह पे जाके। अब इस वक़्त ये जो हमारा प्रोग्राम है, ये जो हम IMF के साथ, आप समझते हैं कि पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट करने का जो ख़तरा है वो काफ़ी हद तक टल गया? ताहिर, पाकिस्तान बदकिस्मती से वो मरीज़ है जो डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा, लेकिन वो अक्सर व बेशतर कोमा में चला जाता है। तो अब भी हम एक स्टेज में आ गए थे जिस पे कि हम कोमा में चले गए थे, लेकिन पाकिस्तान में एक रेजिलियंस मौजूद है, तो पाकिस्तान की इकॉनमी बाउंस बैक करती है। इस वक्त भी IMF के साथ जो और IMF का मैं बार बार इसलिए दोहरा रहा हूँ, ये नहीं कि मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ IMF का, मैं इसलिए दोहरा रहा हूँ कि IMF अब एक ऐसी वो वन विंडो ऑपरेशन बन गया है। आपको दोस्त ममालिक से इमदाद चाहिए तो आपको IMF की लेटर ऑफ कंफर्ट चाहिए, आपको अपने बॉन्ड या स्कूप जो हैं वो बाहर जाके सेल करना है, तो आपका जो क्रेडिट रेटिंग है वो IMF के प्रोग्राम से मशरूत हो जाती है। आपको हुकूमतों को अगर डिफ़िकल्ट डिसीजंस लेने हों जो कि वो अदरवाइज़ नहीं ले पाएंगे, तो वो बड़े आराम से IMF के कंधे पे रख के वो ले सकते हैं, जो कि वाक़तन चाहिए होते हैं, लेकिन हुकूमत सियासी मजबूरियों की वजह से नहीं ले पाती। और अगर आपको वर्ल्ड बैंक, ADB या बायलैटरल्स, G20, पेरिस क्लब, उनके साथ मामला तय करने हैं, तो अगेन आपको IMF चाहिए। बिल्कुल ठीक हो गया। आखिरी क्वेश्चन पूछते हैं, लंबा हो रहा है प्रोग्राम। ये जो क्वार्टर है जिसके लिए ये पॉलिसी रेट है ये ख़त्म हो जाएगा, जब ये ख़त्म हो जाएगा तो आप 2-3 चीज़ें कहाँ देखते हैं, इसके असर क्या? डू यू थिंक कि जो इसलिए ये किया गया वो अचीव हो? देखिए, इस वक्त जो किया जा रहा है, हुकूमत पिछले 2-3 सालों से एक एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी पे और एक अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो दे रही थी। अब हमें ये लगा हुकूमत को कि ये जो 2 सालों में मतवातर 5.5% से ऊपर की ग्रोथ जो है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट को डिस्टर्ब कर रही है। तो एक तो हम देखेंगे कि ये वाला साल जो है इसमें ग्रोथ आप वो कुछ 5 वाली, तो उन्होंने कहा कि 3 और 3 हाँ, तो 5% वाली ग्रोथ आप नहीं ले रहे, और अगर वो आप वो नहीं ले रहे तो इसका ज़ाहिर मतलब है कि आप अपनी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उनको कर्टेल करें, स्लो डाउन कर रहे हैं, और ये उसी स्लो डाउन में ये डिमांड जो है वो कम कर रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो कर रहे हैं। तो ये जो मॉनेटरी पॉलिसी जो टाइट होती जाएगी, ये इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज़ हैं वो स्लो डाउन होती जाएंगी। मैक्रो लेवल पे शायद इसका जो फ़ायदा है वो हुकूमत को मिल जाए कि करंट अकाउंट डेफिसिट शायद हुकूमत काबू पा ले, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो बिल्ट हो जाएं। लेकिन माइक्रो लेवल पे अगर हम देखें तो उससे जो गुर्बत बढ़ेगी, उससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, लोगों के लिए जो ज़िंदगियाँ हैं वो अजीरन हो जाएंगी, तंग होंगी, अजीरन हो जाएंगी। तो ये बहरहाल इसके एक फ्लिप साइड है जिसको कि एक स्ट्रेंथन्ड सोशल सेफ्टी नेट्स के साथ आगे बढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल ठीक। बॉटम लाइन यही है कि जो जिस मर्जी वजह से हम खर्चे करके ये इंपोर्ट करके यहाँ तक पहुँचे, अब एक दफ़ा फिर उन्हीं लोगों से हम पैसे लेके जो कि ज़ाहिर है लोअर क्लासेस हैं, ब्रॉड बेस्ड हैं, दोबारा मुल्क के स्ट्रक्चर को खड़ा कर रहे हैं। और अगर आप हाइंड साइड में देखें तो इवन एज ए जर्नलिस्ट ये कई दफ़ा ये पहले हो चुका है, और जो असल रकूम है यहाँ पे वो हम कहते हैं कि दे आर पार्क आउटसाइड। इसीलिए मैं ये समझता हूँ कि IMF के प्रोग्राम में भी उन्होंने ये जो एंटी ग्राफ्ट का है वो शायद पे करे। लेट्स सी क्या होता है। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, और हो सके तो लॉग इन हो के कमेंट दें ताकि हम इसको बेहतर बना सकें। अल्लाह हाफिज़।